everyone, welcome to this educational channel Education Top 10। सो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है एंड आई विश सब लोग अच्छे होंगे एंड कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम है उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आप सबने फाइंड भी कर लिया होगा। सो अब उस बेस पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी एंड 401 में आपके प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर जो कि आपका सब्जेक्ट कोड नंबर 1 है जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो फर्स्ट पेपर आपका 401 का रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 3 तक आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी, जिसको मैंने बहुत ही ब्रीफली वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करा है। इसके अलावा आपको जो यूनिट 3 है, यूनिट 2 तो आपने पढ़ा टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स के हिस्ट्री, स्कोप, बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेरिस्टेम, एंथर, एम्ब्रियो कल्चर्स क्या है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आपने पढ़ा, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा। लेकिन इसके अलावा आपको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंड्रोजेनेसिस पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिज्म, टेक्निक एंड यूटिलिटी पढ़ना है। सो इस वीडियो लेक्चर्स में आपको बेसिकली यूनिट 3 का कुछ पार्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बने रहें आप हमारे लेक्चर्स के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगता है देन आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन फ्रेंड्स तक जिनको नीड है एमएससी बॉटनी स्पेशली स्टूडेंट्स को। एंड यहाँ पे अब अपने कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। सो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। यहाँ पे जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, बेसिकली इसको दैहिक भ्रूण जनन हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक भ्रूण जनन कहते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें कि इसके टाइप्स की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे युग्मनज होता है और गैर युग्मनज होता है। कैसा होता है? एक युग्मनज जायगोटिक एंड नॉन जायगोटिक होता है। ओके, सो मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में ही डिफाइन कर दिया बिकॉज आपको अगर कभी भी समझने में कोई भी अगर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है, सो आप अगर डबल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं सो आपको बेहतरीन समझ में आता है। अब बता दें, यहाँ जो जायगोट्स एम्ब्रियो जायगोट होता है वो कैसा बनता है? निषेचित अंडे से बनते हैं, जो फर्टिलाइट एग्स होते हैं उनसे बनते हैं। और जो गैर युग्मनज होते हैं, नॉन जायगोटिक्स होते हैं, इनको डिवाइड भी किया गया है। यानी कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है ये इन विट्रो परिदृश्य में स्पोरोफाइटिक क्या होता है? स्पोरोफिटिक सेल्स के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनता है? स्पोरोफिटिक सेल्स के द्वारा बनते हैं। और अंग या भ्रूण जो होते हैं उनसे निकलने वाले सीधे जो दैहिक भ्रूण होते हैं एडवेंटिव भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीधे जो भ्रूण होता है वो एडवेंटिव एम्ब्रियो कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे जो एंड्रोजेनेटिक भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो नर युग्मोद्भिद जो होता है यानी कि मेल जायगोट होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो अनिषेच भ्रूण होता है, अनिषेचित जो अंडा होता है उसके द्वारा निर्मित होता है। अब यहाँ पे दैहिक भ्रूण जनन एक महत्वपूर्ण क्या होता है? जैविक प्रौद्योगिकी उपकरण होता है। जो क्लोनल प्रवर्धन क्या होता है? एक महत्वपूर्ण जैविक प्रौद्योगिकी उपकरण होता है जो कि क्लोनल प्रवर्धन, आनुवांशिकी रूपांतरण, क्लोनल प्रवर्धन, आनुवांशिकी रूपांतरण आदि के क्षेत्र में अपने जो इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज़ है उनको दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है इसके लिए सर्वाधिक किया जाता है। और स्वीटवर्ट ने पहली बार एक कल्चर माध्यम में गाजर से एम्ब्रियो निकाला था। कैसे? गाजर में एम्ब्रियो डाला था, भ्रूण। 1958 में स्वीटवर्ट ने पहली बार गाजर पे क्या भ्रूण एम्ब्रियो डाला। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करने के पहले हेडलाइंस पढ़ते हैं कि जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने वाले हैं। पहले व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, इसके बाद इसकी प्रोसीड पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, इसके बेनिफिट्स पढ़ना है, और इसको फैक्टर अफेक्टेड पढ़ना है, जो फैक्टर कारक प्रभावित करते हैं इसको, और इसके स्टेप्स भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस और जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसके बीच डिफ्रेंशिएशन मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। सो आपको इतने ही पॉइंट कवर आउट करनी है इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपको नोट डाउन भी करना है और लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। अब यहाँ पे जो दैहिक भ्रूण जनन होता है फ्रेंड्स, वह एक प्रोसीड होती है। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें दैहिक कोशिकाएं, आपको पता है कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं दैहिक भ्रूणों में विभाजित होती है। किसमें? सोमैटिक एम्ब्रियो में डिवाइडेड होती हैं। दैहिक कोशिकाएं दैहिक भ्रूणों में विभाजित होती हैं। किसमें विभाजित होती हैं? दैहिक कोशिकाएं दैहिक एम्ब्रियो में विभाजित होती हैं। यानी कि यह प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसको आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एम्ब्रियो डाला था गाजर में, तो उससे जैसे एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ लेना है, कुछ अच्छे करेक्टर्स हैं इसमें, फ्रूट्स अच्छी वैरायटीज़ के हो रहे हैं, कौन से प्लांट में कैसा प्लांट ग्रो करवाना है और किस में ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन्स वाले, सो ऐसे या फिर बिना जो विषाणु होता है, वायरसलेस होता है, वायरसलेस प्लांट मतलब बिना विषाणु के प्लांट, ऐसे ग्रो करवाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल तरीके से, आपको पता है कि प्लांट को एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये एम्ब्रियो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें एक सोमैटिक कोशिका से, एक सोमैटिक सेल्स होती है, उससे एम्ब्रियो या एक प्लांट प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? जो प्लांट प्राप्त किया जाता है उससे एम्ब्रियो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि दैहिक भ्रूण पौधों की कोशिकाओं से आकार लेते हैं। किससे? पौधों की जो सोमैटिक एम्ब्रियो होते हैं वो प्लांट की सेल से शेप लेते हैं, उनका आकार बनता है और जनरली देखते हैं तो भ्रूण के विकास में ये भाग नहीं लेते हैं। एम्ब्रियो के डेवलप में ये कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते। क्या करते हैं? एम्ब्रियो के डेवलप में, भ्रूण के विकास में कोई भाग नहीं लेते हैं। दैहिक भ्रूण के चारों ओर ना तो बीज आवरण बनता है ना ही भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है? ना तो कोई सीड बनता है, क्योंकि ये सीडलेस होते हैं। सीड कब बनता है? एक नेचुरल तरीके से, आपको भी पता है, यानी कोई ना तो बीज होता है, ना ही कोई कोटिंग होती है और ना ही कोई भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो ये सोमैटिक एम्ब्रियो होता है। इस प्रोसीड में क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक जो सेल होती है, कोशिका या कोशिकाओं का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है या सिंगल सेल्स होता है, तो अपना डेवलपमेंट इनिशियली, मतलब अपना डेवलपमेंट जो होता है, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद क्या होता है कि जो युग्मनज होता है या भ्रूण होता है, एम्ब्रियो का पुनरुत्पादनीय पुनर्जनन होता है, यानी रिजनरेशन होता है। ठीक है, जब ये स्टार्ट कर देता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनने लगते हैं, तो उसका रिजनरेशन होता है और एक संपूर्ण प्लांट के लिए, कंप्लीटली प्लांट के लिए जर्मिनेट हो सकता है। यानी कि ऐसा होता है, एम्ब्रियो बनता है कि एक पूरा वूल प्लांट बन सकता है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ऊतकों से प्राप्त कोशिकाएं जो होती हैं, क्या होती हैं फ्रेंड्स? जो टिश्यूज से प्राप्त सेल होती हैं, कोशिकाओं में एक अविभेदित समूह के लिए, क्या जो डिवाइडेड नहीं होता, उसके ग्रुप के निर्माण के लिए कल्चरल मीडियम में अधीन होती है, जिन्हें कैलस कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिन्हें कैलस कहा जाता है। अगर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू पूछता है, देन आपको रिप्लाई करने हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स ही कैलस होता है बेसिकली। सो यहाँ पे ऊतक संवर्धन माध्यम में क्या करते हैं? टिश्यू कल्चरल मीडियम पे कैलस के निर्माण को प्रेरित करने के लिए, यानी कि कैलस का निर्माण हो, इसको एक्साइटेड करने के लिए पादप वृद्धि, जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। अगर आपको मैं एक लोकल ही लैंग्वेज पे, अपनी बहुत ही ईजी लैंग्वेज पे समझाने की ट्राई करूँ, देन आप क्या समझेंगे कि अगर आप किसी प्लांट को आर्टिफिशियल तरीके से कहीं भी प्रोड्यूस करवाते हैं, स्पेशली लेबोरेटरी के अंदर, तो वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं? आपको पता है कि जब प्लांट को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करवाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम हो तो अपने आप से प्रिपेयर करते हैं। आपको आर्टिफिशियल तरीके से ही बेसिकली सारी चीज़ करनी पड़ती है, बिकॉज अगर उनके अंदर उनको ग्रोथ करवाने के लिए, अगर नेचुरल प्लांट होता है, अगर अर्थ में कहीं भी प्लांट ग्रोथ होता है, तो वो ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम। तो ऐसे अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो ग्रो करने के लिए उनको बेसिक सी बात है कि किसकी रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, ठीक है, डेवलप होता है, तो आपके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। एज इट इज़ प्लांट को ग्रो करने के लिए आप ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड हो गया, एमाइलेज हो गया, जाइमेज हो गया, ये सारे ऐसे ऐसे एंजाइम्स हैं
चलिए अब प्रोसीड की बात करते हैं कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो दैहिक भ्रूणजन की जो प्रक्रिया होती है, एक 3 चरणीय यानी 3 स्टेप्स इस प्रोसीड में होती हैं बेसिकली। जो भ्रूण जनन, पहला एम्ब्रियो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसके बाद इसका डेवलप होता है, इसके बाद इसको मैच्योरिटी आती है। अगर कोई भी बेबी है, ठीक है, तो धीरे धीरे पहले वो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एक भ्रूण बनता है, एक छोटा सा जो विकास होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। धीरे धीरे सेल के बाद क्या होता है, सेल जब कलेक्ट होती हैं बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। सेल डिवाइडेशन से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, आपको भी पता है। सेल के बाद जब डिवाइड होगी तो एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगी, जिसे आप कैलस कहेंगे। और ये कैलस कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। इसके बाद ये कैलस टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। और ऊतक क्या बनाते हैं? टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और इस प्रकार एक बड़ा पूरा फूल प्लांट या फिर कोई भी डेवलप हो सकता है। सो ऐसी ये प्रोसीड चलती रहती है। अब यहाँ पे इसका जो सिद्धांत है, जो प्लांट कोशिकाएं होती हैं, प्लांट की सेल होती हैं, उसकी पूर्ण शक्ति के विषय पर आधारित है। 2 पहलुओं को दर्शाता है। सर पहले में देखेंगे आपकी जो निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, अंतर्जात तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। और अंडे की जो सेल्स है, उसके अलावा पौधों की अन्य प्रकार की कोशिकाएं एम्ब्रियो बनाने की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। ओके, चूंकि जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, आपको भी पता है, ठीक है। इसलिए पौधों को बड़े पैमाने पर ये तेजी से प्रसार देता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल तरीके से कहते हैं। और पौधों के जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स फीचर्स, उसमें क्या करता है, परिवर्तन भी करता है, उसमें चेंजेस करता है। क्या करता है? चेंज करता है। जो भ्रूण और जन्मप्लाज के क्रायो भंडार के लिए एक मतलब साधन के रूप में, एक स्टोरेज यानी संसाधन के रूप में, रिसोर्स के फॉर्म में वर्क करता है, वर्क परफॉर्म करता है। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसको समझने की ट्राई करते हैं कि इसमें भ्रूण का जो डेवलप होता है सीधे एक्स प्लांट की सेल्स से होता है। किससे? एक्स प्लांट की सेल से होता है। जैसे कि कोई अपरिपक्व भ्रूण की सेल होती है, कोई मतलब इमेच्योर सेल्स होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे कोई भी कैलस का निर्माण नहीं होता है। और जो जर्म प्लाज्म में होता है यानी दैहिक भ्रूणजन एक्स प्लांट में निर्धारित कोशिकाएं इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन कई चक्रों के द्वारा, मतलब कई साइकिल्स होते हैं जिसको रिपीट करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैलस के विकास के मध्यवर्ती चरण भी शामिल हैं। सो यहाँ पे ये बहुत ब्रीफ में समझाया गया है, जिसको अपन स्किप कर देते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वो बेसिकली 2 प्रकार से, जैसे मैंने बताया, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, कैलस का निर्माण नहीं होता है, सीधे जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, एक्स प्लांट से शुरू होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें एक्स प्लांट से कैलस वहीं से निकलता है। कहाँ से? एक्स प्लांट से। और जब भ्रूण डेवलप होता है तो भ्रूण प्रेत भ्रूणजन जो होते हैं, वहाँ जो सेल्स बनती हैं उसके बाद बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट की बात करते हैं कि बड़ी संख्या में से एम्ब्रियो प्राप्त होती है और सोमैटिक एम्ब्रियो के डेवलप और पर्यावरणीय अवस्था को विनियमित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया पर आसानी से नज़र भी रखी जाती है। और दैहिक भ्रूण जनन का एक दैहिक है, एक क्या है, युग्मनज जायगोटिक है, एक सोमैटिक है। तो जायगोटिक जो होता है आपने पढ़ा, एक सोमैटिक पढ़ा। सोमैटिक में क्या होता है, जो कृत्रिम बीजों का प्रोडक्शन होता है, ये आपका उच्च प्रसार की उच्च दर होती है, निलंबन संस्कृति में उपयुक्त होता है और श्रम की बचत होती है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को फैक्टर जो अफेक्टेड करते हैं, सो इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो एक्स प्लांट के फीचर्स होते हैं, यानी कि एक्स प्लांट की जो वेरिएशंस होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। भ्रूणजन्य कैलस को आरंभ करने के लिए, क्या करने के लिए, कैलस को आरंभ करने के लिए एक्स प्लांट के विकास का उपयुक्त चरण भी महत्वपूर्ण है। जबकि जो किशोर प्लांट होता है, बेबी प्लांट होता है, पुराने एक्स प्लांट की तुलना में अधिक भ्रूणों को जन्म देता है, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किया गया है।
दूसरी बात ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं, मतलब वृद्धि नियामक जो होते हैं वो भी अफेक्टेड करते हैं, जैसे साइटोकिनिन। फसल पौधों के भ्रूण जनन के समय इसका उपयोग प्राथमिक माध्यम में लगातार किया जाता है, लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाती है, प्लांट में धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, वहाँ पे इसका उपयोग कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है? क्योंकि बीज पत्र का विकास हो। ऑक्सिन जो होता है ये अकेले या साइटोकिनिन के साथ, जो साइटोकिनिन होता है उस हार्मोन्स के साथ मिलकर डेवलप की शुरुआत करता है, और सभी जो ऑक्सिन होते हैं, क्या होते हैं, सभी ऑक्सिन के भ्रूण जनन के प्रेरणन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। आपको पता है ऑक्सिन से ग्रोथ बनती है प्लांट की। ठीक है, सो एब्सिसिक होता है, एब्सिसिक एसिड हो गया, साइटोकिनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं, रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर एंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी होते हैं। सो इनका यूज़ अलग अलग टाइम पे होता है। लास्ट में दैहिक भ्रूण जनन के जो एप्लीकेशंस है उसके फील्ड के बारे में बात की गई है, ये कौन कौन से क्षेत्र में हो रहा है। तो इन विट्रो जो चयन होता है, इन विट्रो संरक्षण होता है, और बड़े पैमाने पर प्रचार होता है, साथ ही अनुवांशिकी परिवर्तन हो सकते हैं। सो यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।